फ्रॉम दिस चैप्टर ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री वाला आप वन क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 या 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे सिनॉप्सिस भी अपलोड कर दिए आपके लिए। बेसिक जो सिनॉप्सिस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद सर्टन सिलेक्टेड क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसके आपको PYQs नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये चैप्टर इस साल पहली बार आने वाला है CET। ठीक है, इसके आपको PYQs नहीं मिलने वाले, सो डोंट बॉदर लुकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक छोटा सा टेस्ट सेक्शन भी है। मैंने कहीं ना कहीं मैंने ऑनलाइन वगैरह कहीं से स्कैन करके या कोई बुक से स्कैन करके दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल डिस्कस एंड फॉर दिस चैप्टर यू कैन डू। ओके, चलो लेट्स बिगिन। तो पहले फंडा क्या है कि भाई ग्रीन और नैनो केमिस्ट्री पे है क्या, अपन क्या पढ़ रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए बेहतर है वो टाइप की केमिस्ट्री, मतलब कि ज़्यादा केमिकल्स नहीं, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिनके बाय प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हों, यानी कि पोल्यूटेंट्स का काम ना करें हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इवेंचुअली वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द प्रोडक्ट्स और द बाय प्रोडक्ट्स, यू शुड बी एबल टू डू सो ईजीली। एक चीज़ जो आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी रट्टा मारनी पड़ेगी वो है आपके 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन हियर। द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री is the principles of green chemistry. There are 12 principles given which you have to learn by heart. ठीक है, there is no other option to that. Prevention of waste, less hazardous, safer solvent, renewable feedstock है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वो बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन हमेशा बनाते हैं या बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये 12 में से कोई भी 3 करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, एक कोई भी गलत ऑप्शन रहेगा। वो आपको ये 12 याद करनी है। इसके पीछे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको लर्न करना। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। एटम इकोनॉमी क्या है? ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो एटॉमिक इकोनॉमी नाम का एक कॉन्सेप्ट अपना बीच में आता है। वो क्या है एटम इकोनॉमी? जहां पर एटम इकोनॉमी का बेसिकली आइडिया ये है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन में वेस्टेज हो सकती है किसी प्रोडक्ट की, किसी एटम, कोई भी एटम्स की, वो नहीं होनी चाहिए। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम सब ने पढ़ा है कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो भी मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सेम होनी चाहिए। पर अगर कहीं पर वेस्टेज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करना इज बेसिकली एटम इकोनॉमी। ऑब्वियसली वेस्टेज मिनिमाइज करना इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट्स गुड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। एंड परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी इज, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल कि फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनटू 100। तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना एक्चुअली वेट रिटेन हुआ और कितना वेस्ट हुआ। सिंपल। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स। ऑब्वियसली द टर्म हैज बीन मेड फेमस बाय आयरन मैन फ्रॉम अवेंजर्स, एवरीबडी नोज इट नाउ। बट नैनो पार्टिकल्स ऑब्वियसली द पार्टिकल्स दैट रेंज नैनो साइज में, मतलब 10⁻⁹ मीटर का जिनका डिमेंशन होता है बेसिकली, उनको आप बोलिए। ठीक है, अब नैनोमीटर डायमेंशंस में भी 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन। कैसा कि कुछ पार्टिकल एक डायमेंशन में लेस देन 100 नैनोमीटर होते हैं, कुछ 2 डायमेंशन में लेस देन 100 नैनोमीटर होते हैं, और कुछ ऑल 3 डायमेंशंस में लेस देन 100 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1D, 2D एंड 3D। ट्रू नैनो पार्टिकल्स जो है वो 3 डायमेंशनली नैनो डायमेंशन यानी लेस देन 100 नैनोमीटर्स में फिट होते हैं, और उनके एग्जांपल्स हैं नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। ओके, प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क एंड अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स, एटलीस्ट नो द नेम्स। तो ये जो एग्जांपल्स है आपको उसके याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। इसका सिनॉप्सिस बहुत ही छोटा है चैप्टर का, दैट्स इट। ये 2 पैराग्राफ्स में आपका पूरा सिनॉप्सिस खत्म हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? कलर, सरफेस एरिया, कैटालिटिक एक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टीज। इररिलेवेंट, टू बी ऑनेस्ट इररिलेवेंट, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स के लिए यस डेफिनेटली आप 2 टाइप के अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अब ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जहाँ पर मैंने थियोरेटिकली इसको समझाया हुआ है। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव टॉट द स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये थियोरी चैप्टर पढ़ाया उनको ऑलरेडी पता है, ये हमने थियोरी में डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस अप्रोचेस। उसका मैं रिकॉर्डिंग आपको
दे दूंगा, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, इट्स नथिंग मेजर। टेक्निक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने जो आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह में, वो खास करके आए हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एनालिसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स की अगर हम बात करें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कैसे किया जाता है। अब देखो नैनो मटेरियल्स का फंडा ये है कि ये आपको माइक्रोस्कोप पे दिखने वाला तो है नहीं, नैनो पार्टिकल है भाई ऑब्वियसली, तो इसको आप फिजिकली देख नहीं सकते, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। ठीक है, whenever you want to study the characteristics or study the properties of nanomaterials, then it becomes difficult. So there are specific techniques that are used for analysis and studying the properties and characteristics of nanomaterials. और इसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, सीईटी में, कि कौन सी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए कौन सी वाली टेक्निक यूज की है, तो वो आपको लर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्टडी द सर्फेस ऑफ मटीरियल, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द मटेरियल, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस पढ़ना है तो मुझे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा टेक्निक, ऐसे याद रखना। तो आपको कोई पूछेगा सरफेस को स्टडी करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पार्टिकल की साइज को स्टडी करने के लिए यू विल यूज ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप। अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड बाइंडिंग नेचर को स्टडी करने के लिए यू विल यूज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज FTIR. नाउ दीज टर्म्स आर बाय देमसेल्व्स वेरी न्यू टेक्नोलॉजीज, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज, जिनका सिर्फ नाम दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। आप लोग डेढ़ साढ़े बन के इसके ऊपर रिसर्च करते बैठोगे तो ये एक टुच्चा सा चैप्टर आपके 5 दिन खा लेगा। तो ज़्यादा आइंस्टाइन नहीं बनना है इसमें। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि FTIR क्या है ये जानने में, या TEM क्या होता है ये जानने में, तो गूगल और विकिपीडिया एग्जाम के बाद कर ले। अभी फिलहाल सिर्फ नाम पढ़ो और आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफ्रैक्शन, ये सिर्फ नाम फेंक दिया आपके टेक्स्ट बुक में। ये इतनी इजी कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि आपको कोई बिठा के FTIR समझाए 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि FTIR क्या है। Obviously that is not possible. These are very advanced technologies that are used for specific purposes when it comes to studying of nanomaterials, right? So don't try and go into the theory of these machines or these techniques. Just know the names और आगे बढ़ो, सिंपल। इसके थियरी का मैंने जैसा कहा कि आपको रिकॉर्डिंग जो है थियरी वाला पार्ट वो मैं दे दूंगा, आप उसमें एक बार देख लेना, उसमें बेसिक आइडिया मैंने समझाया हुआ है। बट फ्रॉम अ CET पॉइंट ऑफ व्यू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन इट। Then you have again particle size and geometry. Mainly geometry को आप मार्क करके रखना। Geometry के लिए आप X-ray diffraction use करते हो। Just to give you an example, okay, just to make you understand. जैसे for example human DNA की अगर मैं बात करूँ, तो human DNA का साइज भी बहुत छोटा होता है बच्चों, yes or no? एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में होता है, वो तो नैनो पार्टिकल से भी कम। नैनो इज 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10। तो मॉरिस विल्किंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ह्यूमन डीएनए पे एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज परफॉर्म किए थे। वाई? बिकॉज अगेन द सेम फंडा, वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल, उसकी सरफेस को स्टडी करने के लिए, उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करना। एक्सरेज की वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत कम होती है कि बहुत ज़्यादा होती है? एक्सरेज हैव शॉर्ट वेवलेंथ, वेरी हाई एनर्जी, एंड एक्सरेज को अगर आप एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, तो उसको आप डिफ्रैक्शन स्टडीज में यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक आप लाइट का डिफ्रैक्शन पढ़ते हो ना, उससे भी आप एक्सरेज का भी डिफ्रैक्शन कर सकते हो, बाउंसिंग दोज एक्सरेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द, दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, राइट? बट दैट इज यूज फॉर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर घुसेंगे तो अपन फिर विल जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग हायर लेवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डज नॉट मेक सेंस। लेट्स स्टिक टू आवर बेसिक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी जो बुक है स्टैंडर्ड बुक, उसमें से ही लिया हुआ है मैंने, क्वेश्चंस आपके लिए लिए यहाँ पे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी एक एक करके अपन सॉल्व कर लें। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम्स टू डैश एंड डैश ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है और हैजार्डस इफेक्ट्स को कम करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑफ कोर्स, राइट? ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर।
ग्रीन केमिस्ट्री का काम ये है ना कि एफिशिएंसी को बढ़ाओ और हैजार्ड यानी कि खराब नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करो। तो ऑप्शन बी लॉजिकल, इसमें आपको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए ये क्वेश्चन को आंसर करने। इसका आंसर जो गलत देगा वो फिर वो उसको साइंस की पढ़ाई नहीं, उसको इन जनरल पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। Then you have second, the 12 principles of green chemistry aim to minimize the problems of energy crisis, reduce the impact of pollution, and to save natural resources. Obviously, the answer will be all 1, 2, 3. Yes, है ना? They will do all, ना? सवाल ही नहीं है। Reference with me also, so that we can discuss. Yes, so all of the above, that is 1, 2, and 3. Next is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation. This is the definition of the word sustainable. The word sustainable means किसी चीज को sustain करना। sustain करना मतलब maintain at a proper level, maintain at a certain level। तो जो ऐसी डेवलपमेंट है जो आज की जनरेशन के लिए अच्छी है, ठीक है, आज की जनरेशन का नुकसान ना करे और फ्यूचर जनरेशंस के काम भी आए, राइट। आप देखते हो इंडिया में आजकल डिबेट बहुत चल रही है कि वो पटेल जी का स्टैचू क्यों बनाया, किस काम का, ये क्यों बनाया, किस काम का, राइट। तो ये जो डिबेट्स चल रही हैं वो ऑब्वियसली इसीलिए है ना कि बिकॉज वी मेक समथिंग टुडे दैट विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशंस। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दीज आर्ग्यूमेंट्स इन द न्यूज एंड इन द मीडिया, सोशल मीडिया ऑल्सो, राइट, कि मंदिर मत बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्टैचू मत बनाओ, ये बनाओ। एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स हैव, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। व्हाई? बिकॉज ऐसा डेवलपमेंट करो जो फ्यूचर जनरेशन के काम आए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Identify the incorrect statement from the following. Option A बोलता है ZWT stands for zero water treatment. Waste product of one system can be used as raw material for another system. Prevention of waste is more effective or more important rather than cleaning up and treating waste, of course. Yeah. And effluent coming out from cleansing of machinery parts is used as coolant in thermal power station. Effluent का मतलब क्या होता है? When you say effluent, इसका मतलब क्या है? वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है ना उसको हम लोग इफ्लुएंट बोलते हैं बेसिकली। सो यू हैव, हाँ, तो इफ्लुएंट्स जो है वो कूलेंट की तरह यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, यस। वेस्ट वाटर यू कैन यूज। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, कॉमन सेंस, वेस्ट बनाओ ही मत ताकि उसको आगे जाके ट्रीटमेंट ना करना पड़े। आपको वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अगर आप वेस्ट जनरेट ही नहीं करोगे। और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यस। व्हाट डज ZWT स्टैंड फॉर? ए ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? ZWT जीरो वाटर ट्रीटमेंट होता है क्या? नहीं, इट इज जीरो वेस्टेज टेक्नोलॉजी। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT का मतलब क्या होता है? जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी है तो बी और सी तो अपने आप ही ट्रू हो गया ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? ऑप्शन ए, क्योंकि ZWT does not stand for zero water treatment, it stands for zero waste technology. फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इकोनॉमी ऑफ एटम इकोनॉमी ऑलरेडी आपको बता दिया क्या है। फॉर्मूला वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन सम ऑफ द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन इनटू 100, दैट इज ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ या लर्न करो, फॉर्मूला को लर्न करो, आगे बढ़ो, ठीक है। दैट इज फिफ्थ का ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन सी। देन यू हैव द सिक्स्थ वन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। थर्मल पावर स्टेशन का जो बॉटम ऐश है वो रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक यूज होता है, यस। थर्मल पावर स्टेशन में जो आपका राख जनरेट होती है, जो ऐश, थर्मल पावर स्टेशन बाय द वे यूजेस व्हाट? कोल। कोल को यूज करता है वो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें से जो ऐश मिलती है वो मोटर और ब्रिक इंडस्ट्री वगैरह के लिए यूज होती है, यस। ग्रीन केमिस्ट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस। गुड एटम इकोनॉमी मीन्स most of the reactants are incorporated in the products, of course.
BHC हैज बीन रिप्लेस विद DDT, नॉट एट ऑल। ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में सिखाया। DDT का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, टेट्रा नहीं ट्राई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। DDT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? एक्सट्रीमली हैजार्डस टू द एनवायरनमेंट, है ना, ये बताया था तभी हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। और इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में तो इसको बैन भी कर दिया है। तो शुड वी रिप्लेस BHC विद DDT? नो, उल्टा, DDT को BHC से रिप्लेस किया गया है बहुत जगह पे। तो आंसर इज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑब्वियसली यू कैन नॉट BHC की जगह पे DDT यूज करोगे, पागल हो गए हो, बिल्कुल नहीं। BHC क्या है वैसे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको आप लोग 666 भी कहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है लिंडेन। क्या नाम है? लिंडेन। ये 666 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, 666 के नाम से भी जानते हैं लोग इसको, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। मैंने थियरी जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बोला था आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में लिंडेन के ऊपर 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है BHC, जो एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अगेन ये फैक्चुअल है, 2 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं आपको, डार्थ एंड फ्रॉस्ट। डार्थ एंड फ्रॉस्ट ने कौन सी टेक्नोलॉजी ये की थी, सिंथेसाइज की थी? उन्होंने ग्लूकोज से एडिपिक एसिड बनाने की टेक्नोलॉजी सिंथेसाइज की थी, ग्लूकोज टू एडिपिक एसिड, right? Many of the questions in the last few topics that we have done are direct factual ones. You might be feeling कि सर आप तो बोल रहे हो हर चीज़ रट्टा ही मारनी है। Yes, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ों को आपको लर्न करना ही है, that goes without saying. Dash can be categorized as a benign solvent. What do you mean by the word benign? Benign का literal meaning क्या होता है? Harmless, that does not cause any change. जो ज़्यादा चेंज कॉज ना करे उसको हम लोग बिनाइन कहते हैं। तो इनमें से डाइक्लोरोमीथेन, वाटर, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से सबसे सादा सॉल्वेंट कौन सा है? चौथी क्लास के बच्चे को भी पूछूंगा तो बता देगा। क्या आंसर? वाटर, ऑब्वियसली, ठीक है। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इट्स कॉल्ड विच सॉल्वेंट? यूनिवर्सल। और वाटर कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, बिकॉज उसमें अगर डिस्टिल वाटर की बात करूं कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको हम लोग बिनाइन, बिनाइन का मतलब हार्मलेस, लिटरल मीनिंग हार्मलेस है, बट इन दिस केस इट विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। इसमें आप कन्विंसिंगली कोई भी चीज को डिसॉल्व कर पाओ अगर वो पोलर है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द ग्रीन सॉल्वेंट्स। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन सॉल्वेंट्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। इनमें से किसको आप ग्रीन सॉल्वेंट की कैटेगरीज में रखेंगे, ठीक है। सुपर क्रिटिकल CO2, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे CO2, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में किया हुआ, ठीक है। नहीं पता तो छोड़ दो, उसके ऊपर अभी फिलहाल PhD करने की जरूरत नहीं। सुपर क्रिटिकल CO2, मिथिलीन डाइक्लोराइड, वाटर, CCl4 एंड मिथाइल क्लोराइड, इनमें से किसको आप ग्रीन सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में रखो? मिथिलीन डाइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड, आर दे हाईली पोलर? ऑल ऑफ देम आर पोलर कंपाउंड्स। कार्बन tetrachloride is non-polar of course, but are they purely synthetic and chemical in nature? Yes, है ना। तो 2, 4 and 5 are basically synthetic and basically they are chemical in nature. CO2 जो है, क्या ये नॉर्मली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में पाया जाता है? आपके शरीर में है CO2? बनता है, ऑफ कोर्स बनता है। और अगर आप उसको सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे करोगे तो कैन यू यूज इट एज अ सॉल्वेंट? यस, यू लोअर द टेम्परेचर इनफ, यू कैन यूज इट एज अ सॉल्वेंट। और वाटर तो आपको ऑलरेडी पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि बिनाइन है, यानी कि इन दोनों को एज अ सॉल्वेंट यूज करने से आपके वेस्ट प्रोडक्ट
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे. तो 1 and 3 both are safe to use as solvent. तो आंसर विल बी ऑप्शन B, that is 1 and 3. CO2 और वाटर को अगर आप यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट, देन दे कैन बी ग्रीन सॉल्वेंट्स. द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स. Now what is hydrogenation meaning? Very basic and simple term of organic chemistry. Hydrogenation. Hydrogenation का मतलब क्या है बच्चों? मतलब एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन. हाइड्रेशन बोलता तो एडिशन ऑफ वाटर होता, करेक्ट? वाटर को एडिशन में अगर बोलना होता तो मैं हाइड्रेशन. यहाँ पे क्या लिखा है स्पेसिफिकली? हाइड्रोजिनेशन. अच्छा, ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? ये भी मैंने वैसे बताया हुआ आपको पहले, बट बता देता हूँ दोबारा. ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? फैट्स मिलेंगे. पूछो क्यों? क्योंकि ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड एंड फैट्स आर सैचुरेटेड, करेक्ट? एल्कीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एल्केन. बोलो हाँ कि ना? ये तो क्लासिक रिएक्शन है. सबसे सिंपल पहला रिएक्शन होता है ये हाइड्रोकार्बन्स का. बाय द वे, सेबेटियस एंडरसन के नाम से आप पढ़ते हो उसको क्लास 11 में. खैर आपको नाम जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है. आपको अनसैचुरेटेड प्लस हाइड्रोजन गिव सैचुरेटेड. इतना सिंपल लॉजिक समझा. और जब भी आप हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कर रहे हो तो एरो पे हमेशा क्या आना चाहिए? ये मैंने बताया है, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम. अगर ये दोनों नहीं मिला तो रैने निकल. क्या आना चाहिए? रैने निकल. तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी का? इसका 10th का बताओ. आंसर हुआ हाइड्रोजनेशन के वक्त क्या यूज करेंगे? निकल. पिछले सेशन में ये करवाया था जिगलर नाटा कैटलिस्ट. कहाँ यूज करते थे? हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनाने के लिए. यस, है ना? और फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस गैसोलीन बनाने का एक प्रोसेस होता है जहां पर आप कोबाल्ट और थोरियम का अलॉय यूज करते हो. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन को ध्यान से देखना. फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस ये बेसिकली गैसोलीन बनाने के लिए यूज होता है. अगेन यहां पर आपको फैक्चुअली याद रखना है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में जो हमारा कैटलिस्ट है वो है कोबाल्ट और थोरियम का कॉम्बिनेशन. कोबाल्ट थोरियम अलॉय एज कैटलिस्ट. सो दैट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज डी. आई होप दैट इज क्लियर. 12th वन, ये नाम सबने पहली बार सुना होगा, पोलर फ्लीस. ठीक है, पोलर फ्लीस किससे बनता है? कॉम्बिनेशन विद टेरिलीन, है ना? पॉलीइथिलीन और टेरिलीन के लिए हमने क्या यूज किया था याद है? अभी अगेन पॉलीमर्स में कंप्लीट किया था ये पिछले सेशन में. टेरिलीन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? टेरिफ्थैलिक एसिड यूज करते थे. वेरी गुड. तो पॉलीमर ऑफ पॉलीइथिलीन प्लस टेरिफ्थैलेट इज polar fleece. Okay. So basically it's like the fleece. Fleece is that very lightweight for like material. Okay. So that is option A. Next is, which of the following is believed to contain phthalates that interfere with hormonal development? 30th ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देख लो. Phthalates that interfere with the hormonal development. ऑप्शन जो है पीईटी होना चाहिए. ऑप्शन ए जो है वो पेट बॉटल्स होती है ना, पॉलीइथिलीन, प्लास्टिक की बॉटल जिसमें पानी पीते हो, वो एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. पीवीसी इज दैट पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप. नाउ there is obviously proof, there have been studies that have indicated that पीवीसी की पाइप में अगर केमिकल्स उसके थ्रू जाते हैं ना, तो उसमें से जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसमें से केमिकल्स लीच आउट होते हैं एंड दे विल व्हाटएवर, सपोज लेट्स से अगर उसमें से पानी पास हो रहा है पीवीसी के पाइप से और उसी में से केमिकल्स वगैरह भी पास हो रहे हैं, या उसमें से अगर
लीच आउट हो रहा है या पानी में कोई ऐसे सॉल्ट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं उस पीवीसी के पाइप के साथ में, सो देन दे विल क्रिएट थैलिक सॉल्ट्स, थैलिक एसिड के सॉल्ट्स, थैलेट्स, दैट विल इंटरफियर विद हार्मोनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पर पीवीसी पाइप्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, वहाँ पर ये स्टडी की गई थी एंड दे फाउंड दैट पीवीसी कंटेन्स थैलिक एसिड सॉल्ट्स, ऑप्शन सी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉली, ये भी हमने पॉलीमर्स में अभी रिसेंटली किया। ठीक है, दैट कैन जनरेट थैलिक एसिड सॉल्ट्स दैट विल इंटरफियर विद हार्मोनल डेवलपमेंट ऑफ, खास करके इन यंग अडल्ट्स और इन चिल्ड्रन। Then you have match the followings, match the following principles, काफ़ी सिंपल, लॉजिकली आप इसको चेक कर सकते हो। डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल फीडस्टॉक, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन एंड सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन फोर्थ वाला चेक करो, ऑप्शन ए आएगा, फोर्थ वाला ए आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि एक्सीडेंट प्रिवेंशन में रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड फायर कम करना है, करेक्ट। फोर शुड बी ए, ये वाला ऐसे मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, फोर शुड बी डेफिनेटली ए। ठीक है, देन डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन? टू रिड्यूस बायोअक्यूमुलेशन। No. Design for degradation means to reduce the over exploitation, huh? Or no, actually हाँ, design for degradation should be to reduce bioaccumulation, yes, so that चीजें जो बने वो डिग्रेड हो सके, तो नेचर में अक्यूमुलेट ना हो जाए, अक्यूमुलेट नहीं होगी, तो 3 शुड बी बी, तो 4 शुड बी ए, 3 शुड बी बी, ऐसा ऑप्शन एक ही है ना? नहीं, ए और बी दोनों में, यदि यू हैव टू सी। और रिन्यूएबल फीडस्टॉक, ये तो ऑब्वियस है, डायरेक्ट रिन्यूएबल के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम करना, एंड डिजाइन एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 शुड बी डी, तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट। 1 डी है, 1 डी ऐसे एक ही ऑप्शन में है, दैट शुड बी योर ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, काफी लॉजिकल है ये, इनके पीछे ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत भी नहीं है। Then you have identify correct statement again. Green chemistry helps to increase capital expenditure. Does it? Yes. है ना? ग्रीन केमिस्ट्री में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कैपिटल प्रोडक्ट्स पे आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री करते हो, क्योंकि आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हो। Then you have green chemistry helps to reduce hazardous effects. Yes. Promotes manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हाँ, तो नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को कम करने के लिए, मैक्सिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंट, नो, मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंट, इट्स नॉट यूजफुल, ऑफ कोर्स इट्स यूजफुल। वो हो रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो सिर्फ 2 ना, ओनली 2, इट शुड बी ओनली 2, इट हेल्प्स टू रिड्यूस, it does not increase expenditure, it decreases the expenditure. When they say capital expenditure means what you invest in the industrial revolution, that is your capital expenditure. तो green chemistry क्या करता है कि आपका overall expense कम करता है, क्योंकि आप renewable चीजें यूज कर रहे हो ना, तो वो 1 भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ओनली, सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 2, ये भुच्चू जैसा क्वेश्चन बना है, only statement 2 is the correct statement, यानी कि option C is your right answer. Please be careful while reading such questions, they tend to confuse the statement structure. Only statement 2 is correct, hence option C is correct. ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो पहली लाइन में मैंने आपको सिखाया, 16th 1 नैनोमीटर, हाउ मेनी मीटर? 1 नैनोमीटर इज 10 से माइनस नहीं, इसके साथ में ना एक और ऐड करके रख देना, एक एंगस्ट्रॉम भी लिख लेना बच्चों, तो 10 से माइनस 10 होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लोग आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हो, बाउंटी जैसा। साइज ऑफ नैनो मटेरियल रेंजेस फ्रॉम, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये बताया गया कि ठीक है भाई नैनो पार्टिकल है तो उसमें नैनो मटेरियल की साइज तो होगी ऑब्वियसली नैनोमीटर के हिसाब से, पर
उसका रेंज जो दिया गया है ना आपको, वो 1 to 100 है। हमने एक टेबल देखा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन वाला, उसमें 100 तक की आपको रेंज दी हुई। 17 का आंसर आपका ए। साइज की जो रेंज है ना नैनो मटेरियल्स की, वो 1 to 100। Okay, then you have incorrect statement. Properties of nanomaterials will change as a function of size. Size के साथ में properties change होंगी obviously. They possess unique magnetic and electrical properties. Yes, they will possess unique properties. Nanomaterials are larger than bacteria. Can they be larger than bacteria? Are nanomaterials? Can you see bacteria on a microscope? गधों, हाँ कि ना? Yes, you can see bacteria on a microscope, na? What is 1 micron? -6 and nano क्या है? 10⁻⁹। तो नैनो मटेरियल बैक्टीरिया से बड़े हुए कि छोटे हुए? छोटे, ऑफ कोर्स। तो दैट आंसर इज ऑप्शन सी। कितना सिंपल है, क्या है ये बकवास। कुछ भी क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर में, कुछ भी क्वेश्चन। चलो, नैनो रॉड्स, ये अभी मैंने आपको टेबल में बोला नैनो रॉड्स किसके एग्जांपल है। टेबल में बोला ना, एग्जांपल याद कर लो। नैनो रॉड्स किसके एग्जांपल है? ऐसे सीधे रॉड्स है जो एक डायमेंशन में, एक 1 डायमेंशन में ही नैनो पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं, यानी कि 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। नैनो रॉड्स आर 1 डायमेंशनल, है ना? रॉड्स नाम से ही पता चल जाता है यार, 1 डायमेंशन। देन यू हैव 2 डायमेंशंस में लेस देन 100 नैनोमीटर। सो आई थिंक ये देख के, क्वेश्चंस देख के आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस किस पे आने वाले, वो टेबल के एग्जांपल्स पे आने वाले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 1D, 2D और 3D वाला। बताओ, नैनो मटेरियल ऐसा कौन सा है जिसके 2 डायमेंशंस में लेस देन 100 नैनोमीटर? ऐसा कौन सा नैनो मटेरियल है? दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज नैनो वायर्स। ठीक है, नैनो वायर्स। टू बी ऑनेस्ट, इवन आई डोंट रिमेंबर द एंटायर टेबल, और मुझे एग्जाम नहीं दी। आपको लर्न करने पड़ेंगे नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, नैनो शेल्स, कैप्सूल्स वगैरह, ऑल दोस, क्वांटम डॉट्स, है ना? तो नैनो वायर्स जो है ये 2 डायमेंशन में होते हैं। तीसरा देख लो, ऑल 3 डायमेंशन क्वांटम डॉट्स। यस, दैट इज ट्रू ना। 1 डायमेंशन थिन फिल्म्स, 2 डायमेंशन नैनो सेल्स। कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच्ड है? 21 में पूछा है, कौन सा वाला आपका incorrectly matched? Let's have a look at the table. 2D में नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स एंड नैनो वायर्स होता है, यानी कि नैनो शेल्स नहीं होता। तो 21 का होना चाहिए सेकंड वाला इनकरेक्टली मैच। 2D में चेक करो टेबल में, जो आपको मैंने सिनॉप्सिस बताया अभी आ गया। ये 2D में आपके पास नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स एंड नैनो वायर्स। नैनो शेल्स 3D में आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको, ऑप्शन कौन सा, बी जो है, नैनो शेल्स 3D में आना चाहिए। ऑप्शन बी जो है, मतलब अगेन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, यानी ओनली 2, यानी बी इज योर करेक्ट आंसर। The way they have structured the questions is very bad. They have given you statements and then they have given you ABCD. It's not directly like अच्छा 4 statement और कौन सा incorrect है, statement and then option। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से इसको पहले रीड करना और फिर चेक करना कि कौन से स्टेटमेंट की बात है। नेक्स्ट इज 22. The color obtained in the case of elemental gold at bulk is different as that of gold particles at a nanoscale. ठीक है, तो कलर परसेप्शन इज ऑब्वियसली ऑलवेज ऑप्टिकल। ये तो फिजिक्स में भी आपने किया है। ठीक है, कलर परसेप्शन इज ऑप्टिकल। कलर परसेप्शन कैसे होता है आप लोगों को? फिजिक्स क्या बोलता है, कलर परसेप्शन कैसे होता है? किसी चीज का कलर कैसे दिखता है? जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है ग्रे कलर की, आपको कैसे दिख रहा है? मेरे पीछे ये जो है ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर का, कैसे दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे आएगी, तो वो पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ जा रही है,
दैट्स हाउ यू कैन चेक इट. सो ऑब्वियसली इट्स एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बड़ी बात नहीं, नॉर्मल. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन. 23. डैश प्रोवाइड्स हायर नंबर ऑफ रिएक्शन साइट्स that leads to higher chemical reactivity of nanoparticles. I mean, if you look at the options apart from the correct answer are so absurd कि आप wrong कर ही नहीं सकते उसको. ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन साइट किससे आएगा? ज़्यादा सरफेस एरिया से आएगा. लाइक लिटरली स्कूल के बच्चे को ये दूंगा तो आंसर दे देगा. और कैसे क्वेश्चन बनाए इन्होंने. ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है ना कि जिसमें उनके पास ना पढ़ाने के लिए कुछ था ना पूछने के लिए कुछ था, नाम के लिए. ये वो चैप्टर है जो बोर्ड, जो आपके बोर्ड वाले जो है महाराष्ट्र बोर्ड वाले, जिनको सिर्फ ये दिखावा करना है कि अरे हमने कुछ एडवांस साइंस के बारे में एक चैप्टर डाला है, तो नाम के लिए हमने कुछ भी 4 पेज ऐसे डाल दिया और हम कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बना रहे हैं. इफ यू रीड दिस क्वेश्चन इट इज सो शेमफुल. व्हाट प्रोवाइड्स मोर रिएक्शन साइट? कलर प्रोवाइड्स मोर रिएक्शन साइट्स. Thermal property, electrical conductivity. How can that be the answer? It's so stupid. High surface area obviously will provide more reaction sites. That is basic logic, right? Next is 24th. 24th question क्या बोलता है? When bulk material is subdivided into a group of individual nanoparticles, then वॉल्यूम डैश विद डैश इन सरफेस एरिया. अगर मैं बड़े बल्क मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में कट करूं तो सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, ये तो ऑब्वियस है. बट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस चेंजिंग? टोटल क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या? सोचो, टोटल क्वांटिटी चेंज होने वाला है. सरफेस एरिया बढ़ेगा ऑब्वियसली, बट टोटल क्वांटिटी चेंज होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. सो the space occupied will remain the same. That's the whole point ना. किसी चीज को छोटे पार्टिकल्स में कट करने का पूरा मुद्दा, पूरा फंडामेंटल आइडिया क्या है कि भाई सेम स्पेस में हमको ज्यादा सरफेस एरिया मिले. लॉजिकल. तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी. सेम वॉल्यूम बट हायर सरफेस एरिया. Of course. Then you have 25. Following nanoparticles are used effectively in photocatalytic reactions. ठीक है, photocatalytic reaction. प्लैटिनम पैलेडियम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हाइड्रोजनेशन में यूज होने चाहिए, पर वहां पे निकल क्यों यूज किया था? प्लैटिनम पैलेडियम से सस्ता पड़ता है. ठीक है, जिंक ऑक्साइड और गोल्ड में से आपको डिसाइड करना है. फोटो कैटालिसिस, सीधा सीधा फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस में आप याद रखेंगे जिंक ऑक्साइड. ठीक है, फोटो कैटालिटिक में आप याद रखेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटो कैटालिटिक? लाइट एक्टिवेटेड है ना, जो लाइट से एक्टिवेट हो. कैन यू थिंक ऑफ एनी रिएक्शन दैट यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री लाइक दैट, जो हम लोग विजिबल लाइट में करते हैं, यूवी लाइट में करते हैं? मैंने हिंट दे दिया. फोटोसिंथेसिस तो बायोलॉजी में होता है. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्लोरीनेशन किया, 1000 बार किया. ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन इन यूवी लाइट और डायरेक्ट डिफ्यूज सनलाइट किया ना ये. तो ये हमारे फोटोलाइटिक रिएक्शन यानी कि फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं. देन यू हैव नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट्स आर व्हाट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट? They are homogeneous, they show decreased catalytic activity, smaller surface area. Again nonsense ना. नैनो पार्टिकल बनाने का फंडा ये है कि ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो सी तो हो नहीं सकता. कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो बी हो नहीं सकता, डिक्रीज तो हो नहीं सकता. दे आर होमोजीनियस और दे कैन बी रिसाइकल, दैट इज द क्वेश्चन. नैनो मटेरियल्स को आप बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हो. तो होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं, बट दे कैन बी रिसाइकल. यस, डेफिनेटली. आंसर इज ऑप्शन B. Nano catalysts are recyclable. Nano catalysts कैसे हैं? Recyclable catalyst. ठीक है. Then you have colloidal particles का particle size. Colloidal particles का particle size. ये solution colligative chapter में already बता चुका हूँ. It's the same as nanoparticles. What is it? Colloidal particles are very good examples of nanoparticles by the way.
1 to 100 नैनोमीटर। नाउ सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड प्रेसिपिटेट, ये याद है? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड प्रेसिपिटेट। ये लेस देन 10⁻⁹ होता है, ये 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ के बीच में होता है, और ये ग्रेटर देन 10⁻⁷। अगर बड़ा पार्टिकल साइज हुआ तो सीधा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो भी सॉल्वेंट सोल्यूट आप डालोगे। अगर कोलॉइडल है तो वो बीच में फ्लोट करता रहेगा। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था साबुन का पानी, सोपी वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व भी नहीं होता और सेटल भी नहीं होता। सैंड जो है वो तो सीधा प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ट्रू यानी कि जैसे सॉल्ट, आपने नमक डाल दिया NaCl, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। यू ऑल रिमेंबर दिस? ये हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव में किया। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट किया हुआ है, ठीक है। और ये देखा जाए तो वापस ये सॉल्यूशन कोलिगेटिव का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो आई वुड से दैट यू इग्नोर दिस क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड, गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सोल जेल, एजिंग ऑफ जेल, जेलेशन, ये पार्ट आपको नहीं करना, ठीक है। तो दैट इज 28, 29, 30 आप कैंसिल करो, ठीक है। सोल एक अलग होता है और जेल एक अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। बेसिकली उनके बीच में वाटर कंटेंट का डिफरेंस होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, सिनरेसिस, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू बिकॉज इट्स कैंसल्ड एंड नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर को ये पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पार्ट आपके लिए फिलहाल टाइम वेस्ट है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको बहुत क्यूरियोसिटी है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अलग से सिखा दूँ, कोई टेंशन नहीं। बट आपको एक चीज़ सिखाने के लिए और 4 चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आई कैन नॉट सिट एंड वेस्ट योर टाइम इन ट्राइंग टू टीच यू सिनरेसिस एंड इम्बाइबिशन एंड व्हाट इज जेल, व्हाट इज सॉल, एंड देन गो टू वन क्वेश्चन। इट इज नॉट वर्थ इट बेसिकली। नेक्स्ट देखें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मैंने आपको ये एक टेबल मार्क कराया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मेथड या कौन सा मशीन, कौन सा टेक्निक यूज होना चाहिए, ये बताया, राइट। 31 का डायरेक्ट आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप क्या चेक कर सकते हो? यू सी द टेबल, आई विल टेक यू टू द टेबल अगेन, द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, कैन यू सी दैट हियर? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन कर सकते हो। यस, सो 31 का आंसर विल बी ऑप्शन ए। एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्या क्या स्टडी किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड आउट एक्सेप्ट। एक्सरे डिफ्रैक्शन से आपको क्या क्या पता चलता है? पार्टिकल साइज पता चलता है, यस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता चलता है, यस। ज्योमेट्री पता चलती है, यस। बाइंडिंग नेचर, नो। व्हाई? बाइंडिंग नेचर के लिए आपको क्या चाहिए? बाइंडिंग नेचर फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू नीड? यू नीड FTIR। और बाइंडिंग नेचर यू नीड FTIR, ठीक है। तो 32 में ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड उसके बारे में लिख के रखना, फॉर सी यू नीड FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियोग्राफी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR, the word is spectroscopy, but the short form they've given as FTIR, not FTIS. ध्यान से देख लेते। Then you have morphology. Morphology का information can be obtained by, ये भी मैंने मार्क करके दिया आपको, डायरेक्ट है। morphology किससे होता है बच्चों? SEM, that is SEM का फुल फॉर्म क्या था? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। SEM का फुल फॉर्म था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, right? That is C. Next is 34. You have matched the following.
कार के टायर में क्या यूज हो रहा है, मेडिवल पॉटरी पे क्या यूज हो रहा है, ग्लास पेंटिंग्स, रूबी रेड कलर, सीलेंट्स, मतलब किसमें कौन सा मटेरियल, कौन सा नैनो पार्टिकल ट्रेडिशनली पुराने टाइम से यूज होता हुआ आया है, ये आपको वो पूछा है, राइट। सो रूबी रेड कलर, नाउ अगेन सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने ग्लास की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा हुआ है, और वहां पर ये डायरेक्टली मेंशन है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोई भी मेटल जो है वो आपके ग्लास को कलर देने के लिए यूज होता है। क्लासिकली इफ यू गो टू अ चर्च, ओके, एंड इन द चर्च द विंडोज दे पेंटेड लाइक with those tinted red and blue and everything colors, right? You've seen, if you have seen, or anybody has seen colored glass, of course, that contains metallic elements. So one is obviously gold and silver nanoparticles, ruby red color. Gold and silver gives red color to glass. I know that sounds very weird, but yes, that is true. Okay, then you have 1C, that is ruby red color. Okay, second one, decorative glaze on the pottery material, that is spherical metallic nanoparticles. Tires of cars contain obviously carbon black, and sealants are fumed silica. What is fumed silica? Basically heated to a very high temperature, right? Heated to a very high temperature. So answer to question 34 should be option C. Again, please check. You have tires of car containing carbon black. You have sealants, that is fumed silica. You have glaze on pottery material, that is spherical nanoparticles, and you have ruby red color, that is gold and silver. So 1 should be C, then 2 should be A, 3 should be D, and 4 should be Bombay, B. That is option C is your correct answer. Okay, next is 35. Nanoparticles are used to make sunscreen, scratch proof glasses, crack resistance paint, and all, of course the answer is all of the nanoparticles are used to make all of these. Lotus effect, very important. ये मैंने थियरी पढ़ाते वक्त, इस चैप्टर का थियरी पढ़ाते वक्त इसके ऊपर बहुत दिमाग चाटा था आप लोगों का, जब क्लास में अपन पढ़ रहे थे तब इसके ऊपर बहुत दिमाग चाटा था, लोटस इफेक्ट। ये आपके इस चैप्टर के टेक्स्ट बैक के एक्सरसाइजेस में भी एक क्वेश्चन है, लोटस इफेक्ट कहां पर यूज होता है, कहां पर यूज होता है बच्चों? सेल्फ क्लीनिंग विंडोज। लोटस का इफेक्ट क्या था मैंने बताया था, इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ क्लीनिंग विंडोज, लोटस का काम क्या है? लोटस के पत्ते पे पानी गिरता है तो क्या होता है, देखा है आप लोगों ने? कमल का फूल देखा है कभी? पानी में उगता है, उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है पेटल्स के ऊपर, ये तभी भी बताया था मैंने। उसके ऊपर पानी गिरता है तो इट जस्ट स्लाइड्स ऑफ। डज द वाटर गेट अब्सॉर्ब? नो। अगर पत्ते में पानी अब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा? लोटस का फूल डूब जाएगा, है ना? हाउ इज इट मैनेजिंग टू फ्लोट? बिकॉज द लीव्स आर नॉट अब्सॉर्बिंग द वाटर, दे आर लेटिंग इट स्टे ऑन द सर्फेस। यस, है ना? तो सेल्फ क्लीनिंग विंडोज में भी वही है कि आपके जस्ट द वाटर जस्ट स्लाइड्स ऑफ, water, if you pour water, just slides off. So that is lotus effect. very important. Okay, ये लोटस प्लांट के इससे आया। लोटस का मैंने उसमें नाम भी है, नेलुम्बो, नेलुम्बो न्यूसीफेरस। उसमें लोटस का नाम भी दिया हुआ है ना, नेलुम्बो न्यूसीफेरस उसका नाम है वैसे, बाय द वे। लोटस इफेक्ट बोलते हैं उसको, नेलुम्बो न्यूसीफेरस इफेक्ट भी कहते हैं, ये उसका बायोलॉजिकल नाम है, जस्ट फॉर दोज ऑफ यू हु आर क्यूरियस। कोकोनट का भी सेम होता है, कोकोनस लूसीफेरस। I don't know why I'm telling you this. Then you have 37. Identify the incorrect statement regarding nanotechnology. It can bring revolution in electronics and computing. Yes. It will make solar power more economical. Of course, yes. It can be used in the treatment of life-threatening diseases. Yes. Cancer के treatment में आजकल nanotechnology बहुत use हो रही है. It is absolutely pollution free. Is that true? It is completely pollution free, or it is just reducing pollution? कोई भी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री हो सकती है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है. नो टेक्नोलॉजी कैन एवर बी कंप्लीटली पोल्यूशन. कुछ तो करेगा ना, कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनाएगा. ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी. अगेन घोचू जैसा क्वेश्चन बना. I think, yeah, 37, that was the last one. Then I have given you 10 questions here just for your practice. Okay, I'll include them in the PDF also. Just practice कर लेना. ये evaluation test है, एक बार पूरा go through कर लेना चैप्टर को रीड करके. ये 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना. I think you should be sorted. Just these 37 questions that I have done for you, we've solved it together here, and these 10, तो 47 क्वेश्चन आपने कर लिए इस चैप्टर के लिए. उतना इनफ है. इस चैप्टर पे ज़्यादा ओवर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. एक वीडियो दूंगा वो देख लेना. एक ये पूरा PDF दूंगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना विद द सॉल्यूशंस. और ये 10 क्वेश्चन का एक बार इवैल्यूएशन टेस्ट खुद से एक बार सॉल्व करके देखना. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, यू कैन आस्क. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स एंड दिस.